जय हिंद दोस्तों, शेयर मार्केट की पाठशाला में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में आपने शेयर क्या होता है और शेयर मार्केट के बारे में बेसिक जानकारी हासिल करी। इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि अगर आप शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड हैं और शेयर मार्केट के जरिए पैसा कमाना चाहते हैं तो शेयर मार्केट में आप किस प्रकार से अपना पहला कदम रख सकते हैं। तो शेयर मार्केट में सबसे पहले अपना पहला कदम रखने के लिए सबसे पहली ज़रूरत है डीमैट अकाउंट का खोलना। इस वीडियो में हम आपको डीमैट अकाउंट खोलने का आसान तरीका सिंपल शब्दों में सीक्वेंशियली बताएंगे और उसके लिए ज़रूरत शुदा डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होते हैं वो भी हम आपको इस वीडियो के जरिए समझाएंगे। तो आइए दोस्तों, डीमैट अकाउंट खोलने के बारे में जानकारी देने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको 3 शब्दों के बारे में जानकारी होना निहायत ही ज़रूरी है। ये 3 शब्द कौन से हैं? तो सबसे पहले तो डीमैट का फुल फॉर्म होता है डीमैटेरियलाइजेशन। डीमैटेरियलाइजेशन मतलब पहले के ज़माने में शेयर जब आप खरीदते थे तो उसका एक सर्टिफिकेट दिया जाता था। वो फिजिकल फॉर्म में होता था, यानी एक कागज़ के तौर पे होता था। और जब भी आप शेयर बेचते थे या खरीदते थे तो वो फिजिकल फॉर्म के रूप में जो आपका सर्टिफिकेट होता था उसको एक से दूसरे आदमी के बीच में ट्रांसफ़र किया जाता था। ये बहुत ही जटिल और समय लगने वाला प्रोसेस था। तो जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है उसी के साथ साथ ये जो फिजिकल फॉर्म है इसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर दिया गया। और आज जो है आप जब शेयर खरीदते हैं तो आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में एक सर्टिफिकेट मिलता है जो आपके डीमैट अकाउंट में सुरक्षित रहता है, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार आपका पैसा आपके बैंक के सेविंग अकाउंट में रहता है। और उसको उसी प्रकार से जब आप खरीदना या बेचना चाहते हैं तो वो दूसरे आदमी को ट्रांसफ़र हो जाता है, जैसे कि आप अपने बैंक अकाउंट से किसी दूसरे के बैंक खाते में पैसा ट्रांसफ़र करते हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट शब्द है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट की अगर मैं बात कहूँ तो मैं जैसे आपका बैंक खाता खोलने के लिए एक बैंक की ज़रूरत होती है, वैसे ही डीमैट अकाउंट खोलने के लिए एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट हो कि डीमैट अकाउंट के लिए जो बैंक है वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कहलाता है। ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जो हैं वो डिपॉजिटरी सर्विसेज जो इंडिया की डिपॉजिटरी हैं उनके एजेंट होते हैं, जिनको सेबी द्वारा बहुत ही शर्तों के ऊपर खरा उतरने के बाद में सर्टिफाई किया जाता है। इनके अंदर बैंक्स हो सकते हैं, इनके अंदर ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट सर्विस प्रोवाइड करने वाले फर्म्स हो सकते हैं, ब्रोकरेज फर्म हो सकते हैं। तो ये जो जितने भी रजिस्टर्ड फर्म होते हैं इनको डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कहा जाता है। और ये सारे के सारे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट अपने इंडिया की जो 2 डिपॉजिटरी हैं NSDL एंड CDSL। NSDL का मतलब है नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड और CDSL का मतलब है सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटीज़ लिमिटेड। तो ये दोनों जो डिपॉजिटरी सर्विसेज हैं वो हमारे को गारंटी देती हैं या सेवाएं देती हैं। हमारी जितनी भी डीमैट अकाउंट के अंदर होल्डिंग्स होती हैं शेयर्स की और इन्वेस्टमेंट की, जो अलग अलग प्रकार की होती है, आगे की वीडियो में हम आपको डिटेल में समझाएंगे कि डीमैट अकाउंट में किस प्रकार की आपके इन्वेस्टमेंट की जो सर्टिफिकेट्स होते हैं वो सुरक्षित रहते हैं। तो उनकी सारी की सारी जो सर्विसेज हैं, जो सेवाएं हैं, उनका जो फाइनल रिकॉर्ड अथॉरिटी जो है वो NSDL एंड CDSL के पास में रहती है। उसमें आपका जो खाता होता है उसमें पूरी डिटेल्स अवेलेबल होती है कि आपके अकाउंट में कितने शेयर्स हैं, कब से कब शेयर खरीदे गए, कब से कब बेचे गए और आज के दिन आपके अकाउंट में कितने इन्वेस्टमेंट की पूरी डिटेल्स वहाँ पे आपको मिल जाती है। तो अभी आप दूसरा टर्म समझ चुके हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। तो यहीं से आगे हम आपको तीसरा शब्द समझाएंगे, वो है यूनिक 16 डिजिट क्लाइंट ID। शब्द क्या है? यूनिक 16 डिजिट क्लाइंट ID। तो ये जो 16 डिजिट की आपकी ID है इसका मतलब है सिंपल, जैसे आपके बैंक में अकाउंट नंबर होता है वैसे ही आपके डीमैट अकाउंट का जो अकाउंट नंबर है उसको आप क्लाइंट ID बोलते हैं। ये जो 16 अंकों की होती है इसमें जो पहले 8 अंक होते हैं वो आपके DP यानी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट की पहचान को दर्शाते हैं और जो आखिर के 8 अंक होते हैं वो आप यानी इन्वेस्टर की पहचान को दर्शाते हैं। तो जो ज़ेरोधा में जिनके अकाउंट हैं उनके पहले 8 अंक बिल्कुल सेम होंगे। वैसे ही अगर कोई ICICI सिक्योरिटीज़ में अकाउंट है तो उनके पहले 8 अंक एक जैसे होंगे और उसके बाद वाले जो 8 अंक हैं वो बिल्कुल अलग अलग होंगे।
तो जब भी आप कोई शेयर खरीदते या बेचते हैं तो ये जो 16 अंकों की क्लाइंट आईडी है वो आपकी पहचान के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि अगर आपको पैसे ट्रांसफ़र करने हो तो आपके अकाउंट नंबर को आपकी पहचान के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, और जिसके अकाउंट में आप ट्रांसफ़र कर रहे हो उसका भी आपको सिर्फ अकाउंट नंबर की ही ज़रूरत होती है। तो सेम इसी प्रकार जब आप शेयर्स का लेन देन करते हैं तो वहाँ पे ये क्लाइंट आईडी जो है वो आपकी पहचान के तौर पे इस्तेमाल की जाती है। आशा करता हूँ यहाँ तक आप बिल्कुल सीधी और सिंपल भाषा में समझ चुके हैं। अब हम यहाँ से आगे आपको बहुत ही सीधे सिंपल 6 स्टेप में बताएंगे कि एक डीमैट अकाउंट खोलने का तरीका क्या है। तो आइए, सबसे पहले जिस प्रकार मैंने आपको बताया था कि डीपी क्या होता है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, तो सबसे पहले अगर आपको खाता खोलना है तो एक डीपी सिलेक्ट करें, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट सिलेक्ट करें। ठीक उसी प्रकार जैसे आपको अगर बैंक खाता खोलना है तो आपको एक बैंक सिलेक्ट करना पड़ेगा कि किस बैंक में आपको खाता खोलना है। उसी प्रकार से यहाँ पे अगर आपको डीमैट अकाउंट खोलना है तो पहले आप डिसाइड करें कि आपका डीपी कौन होगा, वो आपकी ज़रूरतों के मुताबिक, और जो डीपी जिस प्रकार की सुविधाएं देता है और आपको सही लगता है कि ये मेरे हिसाब से मेरी ज़रूरत के मुताबिक सबसे अच्छा डीपी है, चाहे वो कोई बैंक हो सकता है, एसबीआई बैंक हो सकता है, आईसीआईसीआई बैंक हो सकता है, एचडीएफसी बैंक हो सकता है, चाहे कोई और इन्वेस्टमेंट फर्म हो सकता है, कोटक महिंद्रा, मोतीलाल ओसवाल ये हो सकते हैं, या कोई ऑनलाइन ब्रोकरेज सर्विसेज हो सकती हैं जैसे जेरोदा हो सकती है, एंजल ब्रोकिंग हो सकती है, और इसी प्रकार जैसे 5paisa.com है, और बहुत ही सैकड़ों इस तरह की ब्रोकरेज सेवाएं देने वाले फर्म हैं। तो आप अपनी सहूलियत के मुताबिक उनमें से एक सिलेक्ट कर लें। तो ये पहला स्टेप हो गया आपका डीपी सिलेक्ट करना। डीपी सिलेक्ट करने के बाद आपका दूसरा स्टेप यहाँ पे होता है डीमैट अकाउंट फॉर्म जमा करना। इसके 2 तरीके हैं, आजकल सब कुछ ऑनलाइन होता है, तो मैं यही बोलूँगा कि या तो आप उनकी वेबसाइट पे जाएं और वहाँ पे आपको फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को आप ऑनलाइन फिलअप करें, उसके अंदर जो जो डिटेल्स आपकी मांगी जाती हैं वो डिटेल्स उसके अंदर आप फिलअप करें और उसको वहाँ जमा कर दें। दूसरा तरीका, अगर आप अपने मोबाइल पे करना चाहते हैं या आईपैड पे करना चाहते हैं तो जो भी आपने डीपी सेलेक्ट किया है उनकी मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें और उस पर अकाउंट ओपनिंग या न्यू अकाउंट ओपन उस पर जाएँ, और उसके आगे जो आपको लिंक खुलेगा उसमें जो फॉर्म आपके सामने प्रकट होगा उस फॉर्म में सीक्वेंस वाइज मांगी हुई डिटेल्स को फिलअप करें और उसको जमा करें। जो ही आप फॉर्म को सबमिट कर देंगे तो यहाँ से आपका तीसरा स्टेप शुरू होता है, और तीसरा स्टेप क्या है, केवाईसी की शर्तें पूरी करना। केवाईसी मतलब नो योर कस्टमर, आप सब जानते हैं आजकल। तो केवाईसी के अंडर में आपको कुछ एक डॉक्यूमेंट्स की स्कैन कॉपी ऑनलाइन सबमिट करनी होती है। उनके अंदर जो डॉक्यूमेंट होंगे वो आपके आइडेंटिटी प्रूफ होगी, एड्रेस प्रूफ होगा, या बैंक अकाउंट से संबंधित आपके डॉक्यूमेंट होंगे, जो मैं आपको वीडियो के लास्ट में डिटेल में बताऊंगा। जो ही आप ये डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड कर दोगे तो यहाँ से आपका चौथा स्टेप शुरू होगा। वो स्टेप है वेरिफिकेशन स्टेप। तो वेरिफिकेशन में जो आपका डीपी है वो आपकी वेरिफिकेशन करना चाहेगा, जिसको बोलते हैं IPV यानी इन पर्सन वेरिफिकेशन। तो ये जो इन पर्सन वेरिफिकेशन का जो कार्य है वो 2 तरीके से पूरा किया जाता है। एक तो कुछ एक डीपी आपसे ये बोलेंगे कि आप हमारी जो नज़दीकी ऑफिस है उसमें जाकर के फिजिकली प्रेजेंट होइए और वहाँ जाकर के ज़रूरतशुदा डॉक्यूमेंट जमा करिए, और फिर आपकी वेरिफिकेशन पूरी हो जाती है। या आजकल जैसे लॉकडाउन के बाद में तो बिल्कुल ही हर एक फर्म ने शुरू कर दिया है कि आप ऑनलाइन जो है वेरिफिकेशन कर सकते हैं, जिसमें आप वेब कैमरा के ज़रिए या मोबाइल फ़ोन के कैमरे के ज़रिए अपनी खुद की सेल्फी लेंगे, और उस सेल्फी के साथ में आपको एक पेपर पे उनके द्वारा दिया गया कोई पासवर्ड या उसके द्वारा दिया गया कोई कोड आपको लिख करके साथ में रखना होता है, ताकि ये जाहिर हो जाए कि ये आप ही हैं, और वो ऑनलाइन वेरिफिकेशन आपका कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से ऑनलाइन वेरिफिकेशन का काम ख़त्म होते ही आपका चौथा स्टेप पूरा हो जाता है, और जो 5वां स्टेप है वो है एग्रीमेंट साइन करना। यानी कि आप और डीपी के बीच में, जिसके पास आप खाता खोल रहे हैं, उनके बीच में एक एग्रीमेंट साइन होता है। उस एग्रीमेंट में ये लिखा होता है कि आप और डीपी के कर्तव्य और अधिकार क्या हैं। यानी जो अकाउंट आप खोल रहे हैं तो उसमें आपकी भी कुछ ड्यूटी बनती है,
और आपके कुछ अधिकार भी हैं। उसी प्रकार से एक जो डीपी जिसके पास आपका अकाउंट होगा उसके कुछ अधिकार और उसके कुछ कर्तव्य होंगे। आपको वो सारे अधिकार और कर्तव्यों को डिटेल में पढ़ना चाहिए और उसके बाद उनको समझ लेने के बाद में उस एग्रीमेंट को साइन करने के टिक के ऊपर आपको एग्री करना चाहिए या टिक लगा देना चाहिए। यूं ही आपका एग्रीमेंट साइन हो जाता है, यहाँ आपका 5वां स्टेप खत्म होता है और अगला स्टेप या आखिरी स्टेप होता है BOID नंबर मिलना। तो यूं ही आपका एग्रीमेंट साइन होता है, आपका DP डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट आपकी एप्लीकेशन को प्रोसेस कर देता है और आपकी वेरिफिकेशन और सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करने के बाद से भी आपकी एप्लीकेशन को अप्रूव कर देती है और एप्लीकेशन अप्रूव होने के बाद आपको एक BOID नंबर मिल जाता है। ये BOID नंबर जो है वो आपका एक पहचान या अकाउंट नंबर की तरह इस्तेमाल किया जाता है और यहाँ आपका खाता खोलने की जो प्रक्रिया है वो पूरी कंप्लीट हो जाती है। तो मैं आशा करता हूँ कि अभी आपको बिल्कुल समझ में आ चुका होगा कि एक खाता खोलने के लिए ये सारी प्रक्रियाएं इनके थ्रू आपको गुजरना होता है और ये क्यों गुजरना होता है ये भी आपको भी समझ में आ गया होगा। अभी इन सारी प्रक्रियाओं में जो मैंने डॉक्यूमेंट्स की बात करी थी उनमें जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले मैंने बताया था कि आइडेंटिटी प्रूफ आपको देना होता है, तो उसमें आप पैन कार्ड जो विद फोटोग्राफ है वो दे सकते हैं या और कोई भी आइडेंटिटी जिसके ऊपर आपकी फ़ोटोग्राफ हो वो दे सकते हैं। उसके बाद जो एड्रेस प्रूफ बताया था उसमें आप किसी भी एक डॉक्यूमेंट जिसमें वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आधार कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, राशन कार्ड या अन्य कोई भी नेशनली अप्रूव्ड जो आपकी ID है जिसमें आपका एड्रेस क्लियरली लिखा हो उसकी कॉपी आप दे सकते हैं। और तीसरा है बैंक अकाउंट से संबंधित प्रूफ जो आपको देना होता है, उसमें आप बैंक की पासबुक की कॉपी दे सकते हैं या अपनी बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट दे सकते हैं, लेकिन ये 3 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। और एक और जो है वो प्रूफ ऑफ इनकम का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। वो सभी के लिए ज़रूरी नहीं है, सिर्फ उन लोगों के लिए ज़रूरी है जो डेरिवेटिव और करेंसी सेगमेंट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो उसको अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो आपको आपके इनकम का सर्टिफिकेट यानी या तो इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी देनी पड़ेगी या आपकी लास्ट सैलरी स्लिप्स की कॉपी देनी पड़ेगी। लेकिन मेरा ये पर्सनल मानना है कि जो इंसान पहली बार शुरू में शेयर मार्केट में शुरुआत करना चाहता है उसके लिए डेरिवेटिव और करेंसी सेगमेंट में शुरुआत करना ज़्यादा सलाह नहीं देता हूँ मैं। उसे जो है उसको पहले समझ लेना चाहिए और उसके बाद ही शुरू करना चाहिए। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आज आपने डीमेट अकाउंट के खोलने का प्रोसेस जो है वो बहुत ही सरल भाषा में सीख लिया होगा। आगे आने वाले वीडियोज़ में हम आपको डीमेट अकाउंट खोलने का एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाएंगे जिसमें आप स्टेप बाय स्टेप समझ सकते हैं कि डीमेट अकाउंट को कैसे खोला जाएगा। और उसके बाद में डीमेट अकाउंट से संबंधित कुछ बहुत ही ज़रूरी बातें भी सिखाएंगे, वो घुंडियाँ बताएंगे जिसके ज़रिए आप इसमें होने वाले हिडन चार्जेज और नुकसान से बच सकते हैं। तो इसी प्रकार सीखते रहने के लिए सकारात्मक बने रहें, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। जय हिंद।